गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 के साइंस विषय के लेसन 3 धातु एवं अधातु के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ये वीडियो लेसन 3 का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? क्या पूछा यहाँ पे? विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन पूछा है सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु। दूसरा पूछा है मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु। फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु और सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। यहाँ पे देखिए कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे। पीछे वाले स्लाइड में, पीछे वाले पार्ट में बता दिए थे। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक के साथ उसको विस्थापित कर देता है और खुद क्या करता है? एक नए यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूछा है कौन सा युगल, ये चारों में से कौन सा युगल है जो विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। चलिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, NaCl पकड़े, ठीक है, प्लस किसको? कॉपर धातु से कराना है। ठीक है, तो क्या करेगा? इसमें अगर होता तो देखिए इसमें क्या होना था कि कॉपर को क्या करना था? कॉपर धातु को, सोडियम को विस्थापित करना था। ठीक है, और खुद क्या करता? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया बना लेता, मतलब कॉपर क्लोराइड बनता प्लस सोडियम अलग हो जाता। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्यों किया? क्योंकि कॉपर देखिए यहाँ पे सोडियम से क्या अधिक अभिक्रियाशील धातु है या अधिक क्रियाशील धातु है? नहीं, सोडियम हम लोग को पता, सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है। इसे हवा के संपर्क में या पानी के संपर्क में आते ही ये क्रिया करके जलने लगता है। तो मतलब क्या ये संभव है? क्या कॉपर सोडियम को विस्थापित कर सकता है? पॉसिबल नहीं है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। मैग्नीशियम क्लोराइड को जब हम लोग एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होना चाहिए था? एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस क्या? मैग्नीशियम। तो इसमें भी देखिए एल्युमिनियम अगर अधिक क्रियाशील होता तभी तो मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम को विस्थापित कर पाता, और खुद क्या करता है? एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ मिलाकर एल्यूमिनियम क्लोराइड का एक लवण बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम जो होता है मैग्नीशियम से कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, यही अधिक क्रियाशील धातु है तो ये विस्थापित कैसे कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा। यही कारण ये भी बी ऑप्शन भी गलत है। अब देखते हैं सी ऑप्शन को। फेरस सल्फेट को जब Ag सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करा है, हम लोग पीछे वाले पार्ट में ही पढ़े थे कि Ag हो गया, Au हो गया, ये सब कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, आसानी से अभिक्रिया नहीं करता है, ना संचारित होता है। ठीक है, तो मतलब ये भी नहीं कर पाएगा, ये भी आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगा और खुद Ag सल्फेट का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब देखते हैं बचा ऑप्शन क्या है, डी को देखते हैं क्या? Ag नाइट्रेट को हम लोग कॉपर के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अभी बताएं ये क्या है? बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, यहाँ भी वही कम था बोल के तो नहीं कर पाया आयरन को विस्थापित, अगर ज्यादा होता तो कर लेता। तो इसीलिए Ag कम क्रियाशील धातु है और कॉपर क्या है? Ag से अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, तो मतलब ये क्या करेगा? कॉपर जब दोनों को आपस में अभिक्रिया कराएंगे, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर को, तो कॉपर क्या करेगा? Ag को विस्थापित कर देगा। ठीक है, बोलेगा इस यौगिक से Ag को विस्थापित कर देगा और खुद क्या करेगा? नाइट्रेट के साथ एक यौगिक का निर्माण करेगा। मतलब क्या करेगा? देखिए कॉपर जो है, ठीक है, कॉपर NO3 के साथ मिलकर एक यौगिक का निर्माण करेगा और Ag को अलग कर देगा। क्यों कर पाया? क्योंकि कॉपर क्या है? Ag से यानी सिल्वर से अधिक क्रियाशील
धातु है। ठीक है, ये चीज याद रखना क्या है। और अगर बता देते हैं कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील धातु है, बोल के ही उसको विस्थापित कर पाया। अगर कम क्रियाशील, यहाँ पे देखिए ये सब में कम क्रियाशील था तो विस्थापित नहीं कर पाया था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे होल में 2 लगेगा, है कि कॉपर का संयोजकता 2 होता है, नाइट्रेट का 1 होता है, तो 1 लिखा था नहीं है। ठीक है, तब चलिए देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे से संतुलित किया हुआ, लेकिन हम लोग अलग से संतुलित करते हैं। ठीक, इसको एक बार अच्छा से लिख लेते हैं साफ से। नीचे में क्या लिखेंगे? AgNO3 को जब हम लोग कॉपर के साथ अभिक्रिया कराएं तो कॉपर NO3 का होल स्क्वायर बना, प्लस क्या किया? Ag को अलग कर दिया। ठीक है, तब चलिए इसको संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए पीछे वाले पार्ट में भी बताए थे कि क्या करेंगे। सबसे पहले बड़ा यौगिक को देखेंगे, ये सब में सबसे बड़ा यौगिक ये है। अब मतलब होल ट्वाइस के आगे अगर मतलब होल करके यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे कि हम अलग से लिखते हैं NO3 को यहाँ पे आगे 2 करके, तो इसका मतलब क्या क्या है। ठीक है, इसको समझ लीजिए पहले तो आसानी होगा। पूरा पैकिंग किया हो उसके बाहर 2 है, मतलब ये 2 किसका है? नाइट्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है? पहले से 3 था ऑक्सीजन के साथ, देखिए, और ये 2 बाहर, तो इसके साथ भी, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6 होगा। ठीक है, ये चीज समझ आया। अब चलिए इसको संतुलित करते हैं। पहले देखते हैं कॉपर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कॉपर संतुलित है। अब देखते हैं NO3 यहाँ पे क्या है? 2 है, पूरा पे पकड़ लीजिए, काहे कि यहाँ पे भी NO3 एक ही साथ है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा, तो पूरा को पकड़ लीजिए। NO3 यहाँ पे कितना है? 2 है। इधर कितना है? NO3 देखिए 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 2 करने के लिए इसके आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, NO3 2 हो गया। अब बचा कौन? Ag बचा। Ag यहाँ पे देख रहे 1 है, यहाँ पे कितना है? Ag 2 है, सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर को हम लोग संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? इसके आगे 2 लगा देंगे, तो Ag भी संतुलित हो गया। मतलब ये क्या हो गया? ये रासायनिक जो अभिक्रिया था जिसका हम लोग समीकरण लिखे, वो अब पूरी तरीका से संतुलित हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए संतुलित किया हुआ नहीं किया हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कीजिए, यहाँ बात एक ही है, यहाँ पे भी चलिए कर लेते हैं और एक बार समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा यौगिक ये था, इसी को पकड़ते हैं। कॉपर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, चलिए ठीक है, लेकिन नाइट्रेट NO3 यहाँ पे 2 है, इधर 1 है, तो इसके आगे हम लोग यहाँ पे 2 लगाएंगे। ठीक, जैसे नाइट्रेट को 2 किए, सिल्वर भी यानी Ag भी 2 हो गया, इधर देख रहे Ag 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये भी पूरी तरीका से अभिक्रिया जो है संतुलित हो गया। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा था। और नीचे लिखा हुआ देखिए जो बताया वहां पे, यहाँ पे बताया, क्या बताए थे कि कॉपर जो है सोडियम से कम क्रियाशील धातु है, अधिक होता तो विस्थापित कर देता, कम है बोल के विस्थापित नहीं कर पा रहा है। यहाँ नीचे भी वही चीज लिखा हुआ है, शेष सभी धातु दिए गए विलयन में उपस्थित धातु से, मतलब किससे? दिए गए विलयन में उपस्थित धातु, धातु क्या है? यहाँ सोडियम, ठीक है, यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम, यहाँ पे क्या है? आयरन। तो क्या बोला है? धातु से कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, अभिक्रियाशील बोलिए या इसको क्रियाशील कर लीजिए, कम क्रियाशील है। ठीक है, वही कारण विस्थापित नहीं कर पा रहा है। अगर अधिक क्रियाशील होता तो विस्थापित कर देता, जैसे कि यहाँ पे डी में विस्थापित कर दिया था। कौन? कॉपर जो है सिल्वर को विस्थापित कर दिया था। क्यों? क्योंकि कॉपर जो होता है सिल्वर से अधिक क्रियाशील धातु होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन, यानी जिससे हम लोग फ्राई करते हैं, ठीक है, पेन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो हम लोग जानते हैं लोहे की कोई भी चीज होता है तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं? या फिर पेंट कर देते हैं। पेंट से भी अच्छा क्या होता है? हम लोग जिंक की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है? लोहा अधिक जंग नहीं लगता है। क्या? लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए कहाँ पे दिया, जिंक की परत चढ़ाकर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक की परत चढ़ाकर हम लोग लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है। मतलब बोल रहा है कोई एक धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, उच्च गलनांक, जिसका गलनांक अधिक होता है, ठीक है, जो मतलब जिसको उबाले तो हम लोग हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस हो या 150 डिग्री सेल्सियस या 200 डिग्री सेल्सियस हो, मतलब गलनांक उच्च होगा, ठीक है। ये उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्मित करती, तथा ये यौगिक क्या करेगा, जल में विलय भी होगा। अगर उस यौगिक को हम लोग जल में घोलेंगे तो वो घुल जाएगा, ठीक है। तो ये तत्व कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। पहला पकड़ लेते हैं कार्बन। ये क्या है, एक अधातु है। कार्बन क्या है, एक अधातु है। मान लीजिए लकड़ी में क्या होता है, कार्बन होता है, तभी तो ऑक्सीजन के साथ चलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। लकड़ी लिए, ठीक है, क्या लिए, लकड़ी लिए। लकड़ी में क्या होता है, कार्बन होता है। अब इसको हम लोग क्या किए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिए और बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, और उसमें क्या बचा, राख। अब इस राख को हम लोग क्या करेंगे, जल में घोलेंगे, ठीक है। जल में घोलेंगे तो क्या ये जल में घुलेगा राख, या कोयला बच गया, लकड़ी जलाने के बाद कुछ कोयला बचता है, उसको जल में घोलेंगे तो क्या वो घुलेगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब पढ़िए सिलिकॉन, सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन को भी वही करते थे, ये भी जल में घुलनशील नहीं है, यानी अविलय है, तो ये भी नहीं होगा। अब पकड़ते हैं लोहा, ठीक है। लोहा क्या हो गया, Fe को जब क्या किए, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बन गया, Fe2O3 बन गया, ठीक है। जैसे लोहा में जंग लग जाता है और उसको हम लोग जंग को जैसे सरस पत्ता से हटा लें और उसको चूरा जो निकलता है उसको हम लोग जल में घोलेंगे तो यह क्या वो घुलेगा, जाहिर सी बात है घुल ही नहीं सकता है। लेकिन एक धातु ऐसा है कैल्शियम, जिसको अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, देखिए यहाँ पे दिया, कैल्शियम को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, और ये क्या है, ये जल में घुलनशील है, ठीक है, और इसका गलनांक बिंदु भी उच्च होता है, ठीक है। अब यही कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को ही बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना। क्या, बिना बुझा हुआ चूना। अब हम लोग क्या करते हैं, बिना बुझा हुआ चूना को लेते हैं, ठीक है, और उसमें जल मिला लेते हैं, तो क्या बनता है, जब दोनों का आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बिना बुझा हुआ चूना में जल डाल दिए तो क्या बन के निकला, बुझा हुआ चूना। क्या बना, बुझा हुआ चूना, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन वन डे एग्जाम में जैसे कंपटीशन का तैयारी सब में ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो कैल्शियम दे लेगा तो उस कैल्शियम का ऑप्शन दे लेकर पूछेगा इनमें से बताइए कौन सा बिना बुझा हुआ चूना है, यहाँ पे पूछ लेगा बुझा हुआ चूना कौन सा है, सूत्र दे देगा नीचे, तो आप लोग को बताना होता है, या फिर आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है। अब नीचे देखिए क्या लिखा, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाया था, कैल्शियम ऑक्साइड, जो एक आयनिक यौगिक है, क्योंकि ये दोनों क्या किया, आयन का आदान प्रदान किया है। पीछे वाले वीडियो में बता दिए कैसे आयन का आदान प्रदान करता है। हम लोग एग्जाम्पल में क्या लिए थे, सोडियम और क्लोरीन को लिए थे,
ठीक है। और ये भी जाना था जो आयनित यौगिक होता है उसका गलनांक बिंदु क्या होता है, उच्च। उसको मतलब गलाने के लिए बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो दोनों के बीच क्या होता है, ये दोनों अणु के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। उसी को कम करने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, पीछे वाले से पार्ट में बता दिए, पार्ट 1 में, तो आप उसे भी देख सकते हैं। क्या होती है, एक आयनिक यौगिक है बता दिए, और इसका गलनांक उच्च होता है। ठीक है, यह जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या देखे, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये क्वेश्चन बस इतना ही पूछा था, बस छोटा था, लेकिन इसका हम लोग बहुत कुछ समझ लिए। ठीक है, डिटेल्स देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? जो हम लोग खाद्य पदार्थ खरीदते हैं उसका उस जो डिब्बा में पैक होता है उसमें टिन के बजाय जिंक का, और जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। क्यों? क्योंकि जिंक क्या होता है, टिन से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, मान लीजिए खाना रखे वहां पे जिंक का लेप है, तो वो क्या करेगा, खाना के साथ क्या होगा, अभिक्रिया करेगा, और हो सकता है विषैला पदार्थ बनाए, जिसे हम लोग खा के बीमार हो जाए या फिर जान भी चली जाए। तो इस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, कम अभिक्रियाशील, ठीक है, कम अभिक्रियाशील का लेप लगा देते हैं, जिससे वो खाना के साथ अभिक्रिया नहीं करता और हमारे लिए वो खाना सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो इस चलते हम लोग टिन का लेप लगा देते हैं। चलिए देखते हैं, टिन की अपेक्षा जिन महंगा है, सस्ता महंगा का बातें नहीं है, जहाँ सेहत के ऊपर बात आता है वहां सस्ता महंगा देखा नहीं जाता है। ठीक है, टिन की अपेक्षा जिन का गलनांक अधिक है, गलनांक से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टिन की अपेक्षा जिन अधिक अभिक्रियाशील है, ये ऑप्शन सही है। क्यों बताए यहाँ पे, क्योंकि टिन की अपेक्षा क्या होता है, जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील होता है, वही चक्कर में हम लोग टिन का उपयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये होता तो होने से हम लोग जिंक की परत क्यों नहीं चढ़ाते। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है एक बार तो याद कीजिए ध्यान से। हथौड़ा दिया गया है, एक बैटरी दिया गया है, उसके साथ एक बल्ब दिया है, एक तार दिया है और एक स्विच दिया है। सीधी सी बात है, ये 5 चीज दे दिया है, उसके बाद बोल रहा है कि क्या करना है उससे। वो सब का उपयोग, यानी इनका इन पांचों का उपयोग करके, ठीक है, करके धातु एवं अधातु के नमूनों के बीच आप विभेद मतलब अंतर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या पकड़े, लोहा पकड़ ले, सबसे आसान तरीका, कोई भी समझ आएगा, लोहा या धातु कोई भी पकड़ लिया। लोहा भी एक प्रकार का धातु है, या फिर और कोई भी धातु पकड़ लीजिए, जैसे कॉपर पकड़ लीजिए, एल्यूमिनियम पकड़ लीजिए। ठीक है, तो हम क्या पकड़ते हैं, लोहा। एक तरफ लोहा पकड़े और एक तरफ क्या पकड़े, आयोडीन। ठीक है, अब इसको क्या किया, हम हथौड़ा से मारे जा रहे हैं, इसको मारे जा रहे हैं 10 हथौड़ा इसको मारे, तो इसको क्या देखे, लोहा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बस स्क्रैच आया, या हो सकता है पतला लोहा लिए तो वो जैसे इतना मोटा था वो थोड़ा फैल के चौड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन जब आयोडीन को मारे, इतना बड़ा आयोडीन था, तो इसको अगर 10 हथौड़ा मारे तो ये क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़ा में टूट गया। ठीक है, मतलब ये क्या, आयोडीन भंगुर हो गया, यानी टूट गया मतलब भंगुर हो गया। तो इससे हम लोग क्या अंतर पता कर सकते हैं कि लोहा क्या होता है, भंगुर नहीं होता है, और मतलब धातु, लोहा क्या था, एक धातु था। धातु क्या होता है, धातु को जब हम लोग हथौड़े से पीटते हैं तो वो फैलता है, वो टूटता नहीं है। ठीक है, भंगुर नहीं होता है, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें, धातु भंगुर नहीं होता है।
और क्या बोलेंगे, आयोडीन का जब हथौड़ा मारे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो ये क्या बोलेंगे, अधातु। अधातु भंगुर होता है, इसको यहां पर हटाइए, भंगुर होता है। ठीक है, हथौड़ा का तो काम हो गया पहला ऑप्शन चेक करने के लिए। ठीक है, अब पूछा आप क्या दिया है, बैटरी, बल्ब और तार, और नीचे भी कुछ पूछा है, धातु एवं अधातु में भेद करने के लिए इन परिरक्षणों की उपयोगिता को बताइए। अब क्या करेंगे, बैटरी है, बल्ब है, तार है, स्विच है, तो चलिए हम लोग यूज करते हैं इसका। पहले बैटरी बना लेते हैं। ये क्या हो गया, सेल है, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। तार, बैटरी का यूज किए, ये तार है। ठीक है, यहाँ पे गैप छोड़ दिए, यहाँ पे क्या लगा दिए हम लोग, कोई कुंजी या स्विच। ठीक है, स्विच लगा दिए। क्या क्या यूज किए हम लोग, बैटरी दिया हुआ है, तो ये बैटरी है। ठीक है, ये क्या है, स्विच है। ये क्या है, तार है। और क्या है, बस इतने, बल्ब है। चलिए बल्ब को भी बना देते हैं, बल्ब बना दिए। ठीक है, अब एक जगह हम लोग क्या करेंगे, गैप रखेंगे। चलिए पहले इरेजर से मिटा लेते हैं इसको। एक जगह गैप रखते हैं। ठीक है, ये बल्ब है। ठीक है, दिख रहा है अलग सा, लेकिन वो बल्ब है। ठीक, अब क्या करते हैं, सारा चीज यूज होगा। अब धारा किधर से जा रहा है, हम लोग जान रहे हैं कि पॉजिटिव से प्लस से माइनस की ओर जाता है, तो धारा इस दिशा में बह रहा है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। क्या किए, बैटरी यूज किए, बैटरी दिया हुआ था, तार दिया हुआ था, बल्ब दिया हुआ था और स्विच दिया हुआ था, सब चीज यूज किए। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई धातु लेते हैं, जैसे लोहा हो गया या कॉपर हो गया, यहाँ पे उसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और स्विच को ऑन कर देते हैं। जब हम लोग कोई धातु लेते हैं तब देखते हैं कि बल्ब जल रहा है। इससे क्या होता है, इससे क्या प्रूफ होता है कि धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। मतलब इस धातु से विद्युत धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तभी तो बल्ब जल रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रवाहित नहीं होता तो सर्किट पूरा नहीं होता और बल्ब जलता नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, धातु लिए तो देखे बल्ब जला। अब हम लोग करते हैं, एक अधातु लेते हैं, कोई भी एक अधातु लेते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन जो भी होता है, अधातु लेते हैं, उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब कनेक्ट करके हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब जलता नहीं है। इसका मतलब क्या है, धातु विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब धातु ने अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब ये अधातु जो है वो विद्युत धारा को खुद से यानी अपने से प्रवाहित होने नहीं दे रहा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे विद्युत धारा आया, ठीक है, यहाँ पे इससे प्रवाहित हो ही नहीं पा रहा, तो विद्युत धारा आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, जब विद्युत धारा सर्किट यहाँ पे कट गया, आगे नहीं जाएगा तो बल्ब जलेगा ही नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि धातु धातु बोल रहा है बार बार, अधातु क्या होता है, कुचालक होता है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, अधातु कुचालक होता है, किसका, विद्युत धारा का।
विद्युत धारा का। ठीक है, और धातु क्या होता है? सुचालक। धातु विद्युत धारा का सुचालक होता है। ठीक है, समझ आ गया? जब यहाँ पे धातु रख रहे हैं तो बल्ब जल रहा है, और अधातु रख रहे हैं तो बल्ब नहीं जल रहा है। अब इसका भी एक अपवाद है। ठीक है, इसका भी एक अपवाद है। जैसे यहाँ पे भंगुर देखें, तो इसमें जैसे भंगुर हो रहा है, अधातु क्या था? आयोडीन एक अधातु था, ये तो भंगुर हो रहा था। लेकिन एक ऐसा अधातु है हीरा, जो है कार्बन का एक अपर रूप है हीरा। ये क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है। अधातु हुए भी सबसे कठोर पदार्थ है। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लेगा, ऐसा कौन सा अधातु है जो सबसे कठोर है, या ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सबसे कठोर है? तो हम लोग क्या करेंगे? हीरा। ये क्या होता है? धातु से भी कठोर होता है। ये इसका अपवाद है। ठीक है, अब यहाँ पे पकड़ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कोई धातु रखे था, अधातु रखे था। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे ग्रेफाइट रखते हैं। ग्रेफाइट जो पेंसिल में रहता है, ब्लैक ब्राउन कलर का, जिससे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो उसको रखते हैं। जब उसको रखें तो हम लोग देखें बल्ब जल गया। मतलब क्या है? पहले तो अधातु जो है विद्युत का कुचालक था। मतलब अपवाद ये है कि ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है। क्या है? इधर देखिए, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत धारा का क्या होता है? नहीं, सुचालक होता है। क्वेश्चन में पूछ लिया, बताइए ऐसा कौन सा अधातु है जो विद्युत का चालन करता है या विद्युत का सुचालक होता है? तो आप लोग का आंसर क्या माना है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का चालक करता है। मतलब ये क्या हो जाएगा? ये एक अपवाद हो जाएगा। एक अपवाद विद्युत के लिए ये हो गया, और भंगुरता के लिए ये हो गया एक हीरा। ठीक है, चलिए अब लिखित में इसका आंसर देख लेते हैं। हथौड़ा मारने पर धातु सीट के रूप में परिवर्तित, मतलब सीट के रूप में परिवर्तित हो जाएगी या फैल जाएगी? यहाँ पे वही चीज की है, जब हम लोग लोहा को मारे तो ये क्या हो गया? फैल गया। ठीक है, ये थोड़ा चौड़ा हो गया, थोड़ी ना टूट टूट के मतलब भंगुर हो गया, नहीं हुआ। तथा अधातु टुकड़ों में टूट जाती है। जब आयोडीन को मारे 4 हथौड़ा तो ये टूट गया। ठीक है, धातु और अधातु को दोनों और तार तथा बैटरी से और बल्ब और स्विच के द्वारा जोड़िए। यहाँ पे जो जोड़ा है, टर्मिनल बनाए, परिपथ बनाए। यदि स्विच ऑन करने पर बल्ब जलता है तो दिया गया नमूना धातु है। हम लोग देखे थे, जैसे स्विच जल रहा था, बल्ब जल रहा था, तो जो नमूना लिए थे वो धातु था, और बल्ब नहीं जल रहा था तो जो नमूना लिए थे वो अधातु था। यहाँ वही चीज दिया हुआ है। धातु क्या है? अधातु वर्ध है तथा विद्युत का चालन होती है। आघात वर्ध है मतलब क्या किए? जैसे यहाँ पे हमारे आघात लगाए हथौड़ा से, तो वो क्या हो गया? फैल गया, चादर के रूप में फैल गया। ठीक है, उसी को बोला जाता है आघात वर्ध। पीछे वाले वीडियो में भी समझा दिए हैं। और विद्युत का चालन करता है, देखिए तो यहाँ पे देखिए हम लोग के विद्युत का चालन हो रहा था, जबकि अधातु भंगुर जैसे ये टूट गया और विद्युत धारा का चालन नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे अधातु लिए तो बल्ब नहीं जला। ठीक है, जैसे आयोडीन लिए या कुछ भी लिए, अधातु सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, तो वो चला नहीं। लेकिन कार्बन का अपर रूप जब लिए हम लोग ग्रेफाइट, तो उसमें क्या हुआ? बल्ब जला। तो ही उसका अपवाद है। तो यहाँ पे देखिए कुछ अपवादों को छोड़कर धातु अधातु में विभेद करने की ये निम्न महत्वपूर्ण है। ये नियम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ को छोड़ के। जैसे हम लोग कहाँ पे हार गए? ग्रेफाइट हम लोग को हरा दिया और हीरा हम लोग को हरा दिया। तो वही चलते यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कुछ अपवाद को
छोड़कर। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ अपवाद को छोड़कर ये एक्सपेरिमेंट जो है सही सटीक बैठ रहा है। ठीक है, जस्ता। अब भंगुर देखिए, ऐसा बात नहीं कि सारा धातु मारेंगे तो फैल जाएगा। यहाँ पे अधातु था उसको मारे तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया, लेकिन जेडेन जो जिंक होता है, ठीक है, जिसका बर्तन भी आता है, बर्तन बनता है कढ़ाई जिससे मम्मी लोग खाना बनाती है, ठीक है, तो वही जस्ता है, जिंक। जस्ता कढ़ाई बोलता है, आप लोग सुने भी होंगे मम्मी से। तो जस्ता का धातु होने पर भी सामान्य ताप पर भंगुर होता है। मतलब ये जस्ता को अगर हम लोग हथौड़े से मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वही चलते हैं, मम्मी कभी भी कुछ काम देती तो बोलती है उसको आराम से रखो। ऐसा नहीं कि लोहा का सामान लिए तो धड़ाम से जमीन में रख दिए तो वो कुछ नहीं होगा। अगर वही जस्ता का कढ़ाई को हम लोग लेंगे और जोर से पटक देंगे तो वो कढ़ाई क्या होगा, टूट जाएगा। समझा बात को? तो वही चीज बोलता है कि ये भी एक अपवाद हो गया, हुआ ना, जिंक अपवाद हुआ। तो बोल के पूरे साइंस में बहुत कुछ अपवाद है, बोले तो अपवाद ही अपवाद है। अब देखिए ग्रेफाइट, यहाँ देखिए ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी सामान्य ताप पर विद्युत का अच्छा चालक होता है। बस जैसे ही देखिए वहां पे ग्रेफाइट यूज किया तो बल्ब जलने लगा, और ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है। और हीरा, हीरा का भी लिए जो एक अधातु है, क्या है, हीरा कार्बन है। ठीक है, कार्बन का एक अपर रूप है जो एक अधातु है, होते हुए भी क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ है। एग्जाम में पूछ लिया कि बताइए इनमें से सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो ये आप लोग को नहीं देखना है कि उसमें धातु है कि अधातु। अगर हीरा है तो पहले हीरा को ही मारना है, क्या कि हीरा जो है अधातु होते हुए भी, ठीक है, अधातु हुए भी सभी धातुओं से कठोर होता है। नहीं बात को? वही चलते यहाँ पे लिखा हुआ है होते हुए भी सबसे कठोर पदार्थ है कौन, हीरा। समझ आया? कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। अब उभयधर्मी ऑक्साइड क्या कहेंगे, उस प्रकार के धातु ऑक्साइड, ठीक है, जो अम्ल और क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार करता है। ठीक है, समझ रहे बात को? जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रकट करता है उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। सीधी सी बात है, उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल और क्षारीय दोनों प्रकार, यानी उसको लिटमस पेपर लेंगे तो कभी वो नीला को लाल कर देगा, लाल को नीला कर देगा, यानी वो दोनों प्रकार का काम करता है। वही चक्कर में यहाँ पे लिखा हुआ उसी को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए इसका लिखित में आंसर देखते हैं। जो धातु ऑक्साइड क्या है, धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रकट करता है उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यह धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। ठीक है, दो उदाहरण है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये दोनों को जब हम लोग, ये देखिए यहाँ पे लिया गया है, एक बार चलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, एक बार अम्ल से और एक बार क्षार से करके देखते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिए, उसको HCl एक अम्ल है, जब दोनों का आपस में विक्रिया कराया तो क्लोरीन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण हुआ और प्लस जल का निर्माण हुआ। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसा प्रकृति का मिला हम लोग को, क्षारीय प्रकृति का मिला। ठीक है, अब वही चीज लेते हैं, इसी को लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अम्ल नहीं, क्षारीय के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड निर्माण होता है प्लस जल का। अब इसको हम लोग चेक करते हैं लिटमस पेपर से, तो ये क्या होता है, अम्लीय प्रकार का व्यवहार करता है, मतलब ये नीला लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है। तो ये क्या, दोनों क्या हो गया, कभी अम्लीय प्रकार से व्यवहार कर रहा है तो कभी क्षारीय प्रकार से व्यवहार कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, क्योंकि ये धातु का ऑक्साइड ही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन पकड़ लेते हैं, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को पहले HCl से अभिक्रिया करा कर देखते हैं तो जिंक क्लोराइड का निर्माण होता है H2O का। जब जिंक क्लोराइड का विलयन में हम लोग pH पेपर डालते हैं तो ये क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला में परिवर्तित कर देता है। और हम लोग जानते हैं जो लाल को नीला में परिवर्तित कर दे वो क्षारीय प्रकृति का होता है। फिर दोबारा जब लेते हैं जिंक को
क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें सोडियम जिंक ऑक्साइड का निर्माण होता है और जल का। ये जब इसका विलयन टेस्ट करते हैं हम लोग पीएच पेपर डाल के, तो इसको देखते हैं तो ये क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को रेड में परिवर्तित कर देता है, लाल में। अब जो नीला को लाल में परिवर्तित कर देता है वो तो अम्लीय प्रकृति का होता है, तो मतलब इसका भी व्यवहार क्या है, अम्लीय व्यवहार। मतलब जिंक ऑक्साइड को भी देखें तो ये क्षारीय प्रकार का भी व्यवहार कर रहा है और अम्लीय प्रकार का भी। और हम लोग जानते हैं, पढ़े अभी भी बताएं कि जो क्षारीय व्यवहार और अम्लीय व्यवहार दोनों करता है उसे हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी। ठीक है, क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये क्वेश्चन बस यही पूछ रहा है, इसमें कोई उतना खास नहीं है, बस यही याद रखना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड हम लोग किसे कहेंगे। मान लीजिए डेफिनेशन पूछ लिया एग्जाम में, या उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, परिभाषा दीजिए, तो आप लोग को याद होना चाहिए कि उभयधर्मी ऑक्साइड जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। सिंपल, मिल गया फुल नंबर। अरे याद रहे तो ये एग्जाम्पल भी दे दीजिए, टीचर और खुश हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ये सबका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं अपना नोट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो धातु के नाम बताइए। धातु का नाम नहीं बताना है, धातु के नाम बताना है, ठीक है। जो तनु और सांद्र किसे कहते हैं, तनु वाला पीछे पार्ट 1 में बता दिए हैं इसी का, ठीक है। लेसन 3 का पार्ट 1 में बता दिए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। उसमें तनु किसको बोलेंगे और सांद्र किसको बोलेंगे। सांद्र का नहीं बता, लेकिन तनु का तो बता दिए हैं, ठीक है, ये हमको भी याद है। उसी को उल्टा कर दीजिएगा तो वही सांद्र हो गया, ठीक है। अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापित कर देगा, तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर पाएगी। मतलब ऐसे दो धातु का भी नाम बताना है जो अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, ठीक है। और दो धातु ऐसा का भी नाम बताना है जो ऐसा नहीं कर पाएगा, मतलब उसको दोनों का आपस में जब अभिक्रिया कराएंगे तो वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सोडियम और हाइड्रोजन बोल रहे पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने के कारण उसे तनु अम्ल से विस्थापित कर देता है। मतलब क्या हो गया, सोडियम और पोटेशियम जो है हाइड्रोजन से भी अधिक क्रियाशील है, ठीक है। अधिक बताए थे पिछले वाले वीडियो में भी, जो अधिक क्रियाशील है वही क्या करता है, विस्थापित कर पाता है। अगर कम क्रियाशील होता तो विस्थापित नहीं कर पाता। तो हाइड्रोजन का विस्थापित कौन कर पाएगा, जो क्या होगा, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होगा। जैसे सोडियम अधिक क्रियाशील है और पोटेशियम अधिक क्रियाशील है, बोल के वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर पा रहा है। पहला क्वेश्चन पढ़े तो याद कीजिए, यही इसी टाइप में क्वेश्चन था, वो पूछा था, ठीक है। और इसके विपरीत जो ऐसा धातु है जो नहीं कर पाता, जैसे क्या होगा, जो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होगा। समझ रहे बात है, जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु होगा वो क्या हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगा, कतई नहीं। ये चीज याद रखिए, कभी विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ वही चीज लिखा हुआ है। इसके विपरीत कॉपर, ठीक है, सिल्वर। पहला ऑप्शन में पहला क्वेश्चन पढ़े थे इस वीडियो का पार्ट 2 का, तो यही था, याद है, यही ऑप्शन था। सोना हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होने के कारण ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिसंस्करण। विद्युत अपघटनी मतलब क्या होता है, कि मतलब विद्युत का अपघटन, यानी विद्युत डालिए और कोई चीज को, कोई धातु उसको अपघटन कर लिया। मान लीजिए तो कोई यौगिक है, मान लीजिए A B दोनों मिलके एक यौगिक बनाया है, ठीक है। इसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित किए तो ये क्या कि दोनों को हम लोग अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए, ठीक है, ये दोनों अलग हो गया। इसी को बोलते हैं विद्युत अपघटनी कटन में क्या करेंगे हम लोग, एनोड, यानी एनोड मतलब क्या होगा, प्लस। पॉजिटिव में किसे रखेंगे बोल रहा है, और कैथोड माइनस में किसे रखेंगे। एम विद्युत अपघटन कैसे बनाएंगे, ठीक है, विद्युत अपघटन किसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। कोई घोल हो गया, ठीक है, यहाँ पे घोल ले लिया, जैसे कोई धातु है, यहाँ पे घोल ले लिए,
यहाँ पे एक रड लगा दिए, वो धातु का रड होगा। अभी क्या रड होगा वो बता दे रहे हैं, पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, वो फिगर में नहीं जाना, मोटा पतला होगा। ठीक है, इसको क्या किए हम लोग, दो तार निकाल के इसको बैटरी के साथ और स्विच विच लगा के सब जोड़ दिया, रफ में बना दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें कौन सा धातु को कहाँ रखेंगे। जैसे अशुद्ध धातु को एनोड में रखेंगे, मान लीजिए ये प्लस है तो ये प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा एनोड। ठीक है, ये माइनस है, माइनस टर्मिनल, तो ये क्या हो जाएगा कैथोड। समझ आ रहा है, प्लस है तो एनोड और माइनस है तो कैथोड। तो इसमें हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अशुद्ध एम धातु को मोटे टुकड़े को एनोड पर रखेंगे। मतलब जो अशुद्ध धातु होगा, जैसे मान लीजिए कोई एल्यूमिनियम का है, उसमें एल्यूमिनियम में और कुछ यौगिक होगा या कोई भी चीज होगा, कोई भी चीज तत्व क्या हो मिला हुआ है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड मान लीजिएगा। ठीक है, ये चीज है, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, अगर यौगिक सही लिखना है तो। इसको लेते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, एनोड से के साथ जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, इसको, और इसमें क्या रखेंगे, शुद्ध रखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, शुद्ध एम धातु। शुद्ध एम धातु एक पतली पट्टी को कैथोड माइनस पे रखेंगे, तो माइनस में यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, शुद्ध को। ध्यान से देखिए, यहाँ पे रखेंगे हम लोग अशुद्ध को। ठीक है, अब जैसे इस पे हम लोग क्या करेंगे, करंट प्रवाहित करेंगे, पूरा करंट जाएगा, तो यहाँ से अशुद्ध से क्या होगा, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम निकलना था तो क्लोरीन भी साथ में था, तो क्लोरीन क्या होगा, यहाँ से झड़ झड़ के यहाँ पे नीचे गिरते जाएगा। समझ रहे बात को, क्लोरीन गिरते जाएगा, और ये रड थोड़ा क्या होगा, जैसे जैसे समय जाएगा ये कम हो, छोटा होते जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो क्या करेगा, यहाँ से जाके यहाँ पे विस्थापित हो जाएगा और इससे जुड़ते जाएगा। और ये जो पतला रड लिए थे, यहाँ पे देखिए पतली पट्टी लिखा हुआ है, वो धीरे धीरे क्या होगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका थिकनेस बढ़ते जाएगा। मतलब इस परियोजना का हम लोग क्या किए, इसको शुद्ध करने के लिए किए। कोई अशुद्ध यौगिक था, उसको हम लोग शुद्ध करने के लिए इस विद्युत अपघटनी का प्रयोग किए। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, सारा क्लोरीन यहाँ पे नीचे गिर गया, और जो इसमें एल्यूमिनियम था वो इसमें जाकर जुड़ गया। मतलब क्या हो गया, एल्यूमिनियम का शुद्धिकरण हो गया। समझ रहे हैं ना। तो विद्युत अपघटनी परिसंस्करण यही चलते किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जल में घुलनशील एम धातु को लवण का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में किया जाता है। सेम वही चीज है, यहाँ जल में घुलन ये है, लवण है, लवण ही चलते क्योंकि वहां पे विद्युत का चालन हो सके। ठीक है, विद्युत अपघटन के लिए किया जाता है। तो सेम यही प्रोसेस है। तो ये क्वेश्चन में बस यही पूछे हैं, ज्यादा कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस है नहीं। बस इसको याद रखना है कि एनोड में हम लोग किसको लेंगे, अशुद्ध को लेंगे। ठीक है, और कैथोड में क्या लेंगे, शुद्ध को लेंगे। यह चीज याद रखिए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यूष, एक लड़का है जिसका नाम है प्रत्यूष, ने सल्फर चूर्ण को स्पेचुला में गर्म किया। मतलब स्पेचुला, चम्मच पकड़ लीजिए इसको, साइंस की भाषा में चम्मच जैसे ही रहता है। ठीक है, क्या किया, सल्फर चूर्ण को चम्मच में रखकर उसको गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। मतलब मान लीजिए यहाँ पे क्या पकड़ा, एक चम्मच है। ड्राइंग पे नहीं जाना है, ठीक है, बड़ी गंदा ड्राइंग बनाते हैं। चम्मच बनाना तो हाँ समझ लिए, चम्मच है। यहाँ पे क्या किए, सल्फर का चूर्ण लिए और नीचे से हम इसको गर्म किए। ठीक है, जैसे गर्म हो रहा था, यहाँ पे अब क्या होगा, गैस निकलेगा। तो उसको हम क्या किए, उल्टा परख नली लेके इसको बंद कर दिए, जिससे क्या होगा, गैस यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, अब इस गैस को क्या करना है, ये जो गैस है इसमें हम लोग क्या करेंगे, सूखा लिटमस पत्र लेंगे। क्या सूखा, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है, सूखे लिटमस पत्र पर गैसीय क्रिया होगी गैस का। सूखा लिटमस पत्र लेंगे और एक बार क्या लेंगे, गीला।
गीला, LP लिख दे रहे हैं, लिटमस पत्र, ठीक है, लिटमस पत्र लेंगे। आर्द्र का मतलब ही होता है गीला, सीधी सी बात है, ठीक है। तब क्या देखते हैं, जैसे हम लोग सूखा लिटमस पत्र लेते हैं तो इसमें कोई क्रिया नहीं होता, प्रक्रिया नहीं होता है। जैसे मान लीजिए लाल लिटमस पत्र लिए थे तो वो लाल ही रह गया, नीला लिए तो वो नीला ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब कोई प्रक्रिया हुआ ही नहीं। अब जब हम लोग वही लिटमस पत्र को थोड़ा सा जल दे दिए, जल गीला कर लिए, उसके बाद उसको अगर उस गैस में डालेंगे तो ये देखते हैं प्रक्रिया हो रहा है, ठीक है। क्या प्रक्रिया हो रहा है, क्या प्रक्रिया हो रहा है, उसके लिए तो हम लोग को जानना पड़ेगा। हम लोग क्या लिए थे, सल्फर लिए थे, ठीक है। गौर से देखिए क्या लिए थे यहाँ पे, सल्फर। किसको, ऑक्सीजन के साथ हम लोग अभिक्रिया कराए, मतलब गर्म किए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, SO2, ऑक्सीजन का O2, जब दोनों का आपस में अभिक्रिया कराएं तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, समझ रहे हो बात को, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। और हम लोग ये जानते हैं सल्फर कैसा है, क्या है, धातु है या अधातु, ये बताइए। एक अधातु है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अधातु का ऑक्साइड या अधातु ऑक्साइड, ठीक है, क्या हो जाएगा, अधातु ऑक्साइड। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अधातु ऑक्साइड कैसा, अम्लीय प्रकृति का होता है, कैसा प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। और अम्लीय प्रकृति क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को क्या लाल में परिवर्तित कर देता है, याद है सबको, ये तो पता ही है। तो यहाँ पे जब हम लोग गीला लिटमस पत्र को यहाँ लेके आए तो वो उसका क्या कर दिया, उसको लाल में परिवर्तित कर दिया, क्या में, लाल में परिवर्तित कर दिया। मतलब ये कैसे अभिक्रिया, कैसा, किस प्रकार का, कैसे, ये अम्लीय प्रकार का है, ठीक। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहला, जब हम लोग सूखे लिटमस पत्र को लिए तो सूखे लिटमस पत्र पर कोई प्रक्रिया नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए नीला का नीला, लाल का लाल ही रह गया। और दूसरा में आर्द्र लिटमस पत्र लिए तो ये गैस नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर दिया। क्यों लाल में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका बोला ऊपर की अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। तो जो हम लोग सल्फर लिए और उसको ऑक्सीजन के साथ लिखा है, यहाँ पे जो कर दिया अभिक्रिया उसी को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हम लोग सल्फर लिए, उस स्पेचुला में उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग गर्म किए तो उससे जो गैस निकला उसको सल्फर डाइऑक्साइड बोले, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया का जो है समीकरण है। अब बोला है संतुलित, संतुलित कैसे करते हैं, पार्ट 1 में भी बता दिया, इससे पहले के वीडियो में भी बहुत बार बता दिया। तो यहाँ पे भी चलिए देख लेते हैं एक बार, कोई यौगिक पकड़ लेते हैं। सबसे बड़ा यौगिक तो सल्फर डाइऑक्साइड ही दिख रहा है, यहाँ पे देखिए सल्फर यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। मतलब ये जो समीकरण है पूरी तरीका से अब संतुलित हो गया, कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन यही बोल रहा है। 10 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, लोहे